पाकिस्तान इस वक्त संगीन तरीन माशी मसाइल से गुजर रहा है। इस बिगड़ती माशी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की बका और सलामती दाव पर लगी है और यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि मुल्क को आज जिस माशी बेयकीनी का सामना है इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। इस वक्त मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह यानी सिर्फ 5.8 अरब डॉलर पर हैं, जो बामुश्किल एक माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। IMF की सख्त शराइत और मुआहदे पर अमल दरामद ना होने की वजह से प्रोग्राम तातुल का शिकार है और आज वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफे करने के बजाय लेवी में कमी करके प्रोग्राम के मुस्तकबिल पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि IMF पहले ही इस खदशे का इजहार कर चुका है कि हुकूमत 855 अरब रुपए का लेवी का हदफ हासिल करने में नाकाम रहेगी और इसमें 300 अरब रुपए की कमी का खदशा है और हदफ हासिल करने के लिए लेवी में इजाफा जरूरी है, जिसके बायस ये इम्कान था कि हुकूमत आज पेट्रोल के बाद डीजल पर भी लेवी 50 रुपए तक बढ़ा देगी। मगर लेवी बढ़ाने के बरक्स वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर लेवी कम करने का ऐलान कर दिया है। ओगरा की कैलकुलेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल में करीबन 8 रुपये 76 पैसे की इंक्रीज रिकमेंडेड है और इसी तरह जो लाइट डीजल ऑयल की जो वर्किंग है उनकी एक्चुअल 7 रुपये 73 पैसे की इंक्रीज करने की तजवीज़ है। ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज है वो जो अपनी जो लेवी है इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्जॉर्ब करे, जो भी कलेक्ट की जाती है उसको उसमें से उसको यानी कम कर दिया जाए। वो 227 रुपये 80 पैसे डीजल और 214 रुपये 80 पैसे पेट्रोल की कीमत फैसला किया गया है कि वो भी बरकरार रहेंगी। पाकिस्तानी मईशत को मुस्तकिल तौर पर मुश्किलात से निकालने के लिए जरूरी है कि अहम माशी रिफॉर्म्स किए जाए, मगर इस्लाहत तो दूर की बात, हुकूमत अपनी मकबूलियत खोने के डर से लेवी बढ़ाने के फैसले से ही हिचकिचा रही है। अगर हुकूमत IMF को इस बात पर कायल नहीं कर सकी कि लेवी का हदफ कैसे पूरा होगा तो IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, और अगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ तो दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगे, वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अगले 3 माह में पाकिस्तान को 8.3 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करनी है। डिफॉल्ट का खतरा सर पर मंडला रहा है। फिच, मूडीज और S&P समेत दुनिया की मारूफ क्रेडिट एजेंसियां पाकिस्तान की रेटिंग गिरा चुकी हैं और ऐसे में वो हुकूमत जो सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, वो अहम माशी फैसले करने के बजाय अपना सियासी सरमाया बचाने में लग चुकी है। इस वक्त तमाम माशी माहिरीन की ये राय है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर डिफॉल्ट से बचना नामुमकिन है, मगर हुकूमत के लिए IMF का प्रोग्राम और उसकी सख्त शराइत आग का दरिया पार करने जैसा है। IMF हुकूमत से तमाम शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहा है और इस बार IMF अपने रवैये में लचक भी नहीं दिखा रहा, जिसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की तरफ से मिसकमिटमेंट्स हैं। अलमिया यह है कि पाकिस्तान अब तक 22 बार IMF के पास जा चुका है और हर हुकूमत यह दावा करती है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, मगर ना अब तक ऐसा हुआ है और ना ही मुख्तलिफ हुकूमतों ने वो इस्लाहात की हैं जो मुल्क के लिए ज़रूरी थी और जिस पर IMF हमेशा से जोर देता आया है। इसकी वजह यह है कि सियासी जमातों का ज्यादा फोकस माशी इस्लाहात पर नहीं बल्कि सियासी सरमाया बचाने पर होता है और इसीलिए मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए कभी टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की ख्वाहिश जागती है तो कभी मिसाके मईशत करने की अपील की जाती है, जबकि ये बात साबित है कि माशी मसाइल से निकलने के लिए किसी टेक्नोक्रेट निज़ाम या मिसाके मईशत की जरूरत नहीं है, बल्कि हुकूमत वक्त को पॉलिटिकल विल दिखाकर माशी रिफॉर्म्स करने का फैसला करना है और फिर उस फैसले पर मुस्तकिल अमल दरामद करना है, जिसकी एक बड़ी मिसाल हमारे पड़ोस में भारत की है, जिसे आज से 31 साल पहले पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा गंभीर माशी चैलेंजेस का सामना था, मगर भारत में इन माशी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने, माशी इस्लाहात करने और मुल्क की माशी सिमत बदलने के लिए ना ही चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत पड़ी, ना ही वहां तवील मुद्दती टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की ख्वाहिश पैदा हुई, बल्कि एक कमजोर और अकलियती हुकूमत ने सिर्फ पॉलिटिकल विल दिखाकर और सियासी सरमाया खोने की परवाह किए बगैर भारत को दिवालियापन से निकालकर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने की बुनियाद डाली। आपको बताते हैं कि भारत को 1991 में किस किस्म की मुश्किलात का सामना था और भारत ने कैसे इन चैलेंजेस से निपटने का फैसला किया। अहम बात यह है कि सोवियत यूनियन के खात्मे से पहले तक भारत भी सोशलिज्म के रोमांस में मुब्तला था। कारोबारी मामलात पर सरकारी कंट्रोल इस हद तक ज्यादा था कि भारत को लाइसेंस परमिट राज करा दिया जाता था। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों पर भारतीय मईशत के दरवाजे मुकम्मल बंद थे। माशी लिबरलाइजेशन
और प्राइवेटाइजेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा समझा जाता था। मुल्क में कौन सी फैक्ट्री कब लगनी है, किस फैक्ट्री की कितनी पैदावार होनी है और किसे फैक्ट्री लगाने की इजाजत होगी, ये सारे फैसले सरकार करती थी। और भारत को ये कंट्रोल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी और आखिर में इराक को एक जंग दिवालिया के करीब लेकर आ गया था। कोई मुल्क भारत को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। अक्टूबर 1990 में मूडीज और S&P भारत की शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग गिरा चुके थे। मुल्क में सिर्फ एक हफ्ते का तेल खरीदने के सकत बाकी थी और सिर्फ $1 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर ने भारतीय हुकूमत को खुफिया तौर पर रियासती सोना बेचने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में उस वक्त के भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव और वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने 1991 के वस्त में स्टैंड लिया और ऐसे माशी फैसले किए जो उस वक्त भारतीय सियासत में नामुमकिन समझे जाते थे। जून 1991 में नरसिम्हा राव की हुकूमत आए हुए सिर्फ 2-3 हफ्ते ही हुए थे कि हुकूमत ने भारतीय रुपए की कदर 20 से 25% कम करने का मुश्किल और गैर मकबूल तरीन फैसला किया। मनमोहन सिंह के वजीर खजाना बनने से पहले तमाम इंपोर्ट्स पर सख्त हुकूमती कंट्रोल था, मगर नई हुकूमत ने फौरी तौर पर इंपोर्ट्स पर तकरीबन 355% तक का टैरिफ खत्म किया और सिर्फ 71 अशिया पर कंट्रोल को छोड़कर तमाम अशिया की इंपोर्ट्स की इजाजत दी गई। और अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उस वक्त भारत में सियासी सूरत-ए-हाल कोई मिसाली थी या नरसिम्हा राव की हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं था, बल्कि वहां उस वक्त सियासत का पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल से ज्यादा बुरा हाल था। दिसंबर 1989 से जून 1991 के कलील अरसे में 3 वज़राए आजम आ चुके थे, जबकि एक साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को इलेक्शन मुहिम में कत्ल किया जा चुका था और कांग्रेस की नई आने वाली अक़लियती हुकूमत को इत्तेहादियों का सहारा था, जबकि ऑपोजिशन ऐवान में तहरीक अदम एतमाद लाने का दबाव डाल रही थी। लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम नरसिम्हा राव की हुकूमत ने सियासी सरमाया बचाने के बजाय वो फैसले लिए जिसकी मुखालफत खुद कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमा कर रहे थे। यहां तक कि उस वक्त भारतीय हुकूमत को तकरीबन 70 टन सोना बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखने का फैसला किया, जिसके बदले भारतीय हुकूमत को तकरीबन $80 करोड़ हासिल हुए, मगर यह पूरा प्लान काबीना से खुफिया रखा गया। सोना गिरवी रखने के बाद भारतीय सरकार को ब्रीदिंग स्पेस मिली, मगर मसाइल उससे कई बढ़कर थे। मनमोहन सिंह पर पार्टी के बाहर और अंदर से दबाव बढ़ता जा रहा था। वो 2 बार नरसिम्हा राव को अपना इस्तीफा भी दे चुके थे, मगर नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की पॉलिसियों और सोच के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे और कहा, आप अपना काम जारी रखें, सियासी दबाव मैं खुद बर्दाश्त कर लूंगा। नरसिम्हा राव अपना सियासी सरमाया खोते रहे, लेकिन साथ साथ गैर मकबूल फैसले भी करते रहे। यहां तक कि ऑपोजिशन ने जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, मगर बाएं बाजू की 2 जमातों के वॉकआउट की वजह से उनकी हुकूमत बाल बाल बच गई और उन्होंने सियासी दबाव और मुखालफत के बावजूद अपना इनकलाबी रिफॉर्म एजेंडा जारी रखा। अहम बात यह है, आज हम पाकिस्तान में अहम माशी रिफॉर्म्स करने से कतराते हैं। कुछ इदारों की निजकारी करने से पहले भी बार बार सोचते हैं कि इसका क्या रिएक्शन आएगा और कितना सियासी नुकसान होगा। लेकिन भारत ने 1991 में कमजोर इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद अपनी माशी पॉलिसी में 180 डिग्री का टर्न लिया, मुल्क को सोशलिस्ट इकोनॉमी से लिबरल इकोनॉमी बनाने का इनकलाबी फैसला किया। मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को एक ऐसा बजट पेश किया जिसे आज भी नए भारत की बुनियाद करार दिया जाता है। 1991 के बजट में वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बुनियाद डाली। लाइसेंस परमिट राज का खात्मा किया गया। चीनी खाद और एक्सपोर्ट्स पर दी जाने वाली सब्सिडी और मराद को खत्म किया गया। सरकारी इदारों की निजकारी की इजाजत मिली। कंपटीशन बढ़ा। जो इदारे मार्केट प्राइस कंट्रोल करते थे उनकी जगह रेगुलेटर्स ने ले ली और गैर मुल्की सरमायाकारों को भारतीय इदारों में 91% तक की मलकियत हासिल करने की इजाजत मिली। इस बजट के बाद भारतीय मईशत के दरवाजे दुनिया के लिए खुले। बाहर से पैसा आया, पैसों से पैसा बनना शुरू हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बढ़ा और सारे खर्चात के बरक्स इस रिफॉर्म्स के नतीजे में भारत की गैर मुल्की कंपनियों का गुलाम बनने के बजाय भारत की अपनी कई कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां बन गई और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। जबकि 1990 में पाकिस्तान से पीछे रहने वाला भारत आज जीडीपी पर कैपिटा की रेस में भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। अहम बात यह है कि 1991 में भारत ने आईएमएफ से आखिरी बार मुआहदा किया था और इसके बाद दोबारा कभी वो आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए नहीं गए, क्योंकि भारत ने वो तमाम इस्लाहात की जो उनके लिए जरूरी थी और जिस पर आईएमएफ इसरार कर रहा था। मगर हम आज भी 22 प्रोग्राम्स के बाद भी आईएमएफ प्रोग्राम में फंसे हुए हैं।
हम आज तक मुनसिफाना टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके हैं। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके हैं कि हुकूमत कारोबार से दूर रहेगी, यानी इदारों की निजकारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। ना ये फैसला किया जा सका है कि जनरल सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी, यानी महंगी गैस और बिजली खरीद कर सस्ती नहीं बेची जा सकती। और अलमिया यह है कि इन तमाम पॉलिसीज पर सियासी जमातों का इत्तेफाक है कि ये इस्लाहत होनी चाहिए, लेकिन जब वही सियासी जमातें हुकूमत में आती हैं तो मकबूल फैसले करके सियासी सरमाया और वोट बैंक बचाने की कोशिश में लग जाती हैं।